नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। बांग्लादेश में इस वक्त जिस तरह का माहौल है, ऐसा होने की संभावना बढ़ती जा रही है कि सुबह रात की नींद लेकर के हम और आप उठें और सुबह सुबह हमें आपको पता चले कि भारतीय सेना फाइनल एक्शन के लिए बांग्लादेश में घुस चुकी है। असल में इसकी वजहें हैं और हालात 1971 की तरह बद से बदतर हो चुके हैं। बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार और वहां की पार्टियों के कठमुल्ला नेता जिस तरह रोज रोज उकसावे वाले बयान दे रहे हैं, पुलिस सेना अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न कर रही है, अब उसकी प्रतिक्रिया भारत के सीमावर्ती राज्यों में दिखने लगी है। यहां तक कि कल तक शेख हसीना की सरकार को गिराने वाले और सड़कों पर घरों में घुसकर हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले जिन बांग्लादेशी आतंकियों का ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कालीन बिछाकर स्वागत करने को तैयार थी, सीमावर्ती इलाकों में स्थानीय लोगों का गुस्सा देख करके उनके भी सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। यहां तक कि जॉर्ज सोरोस के फंड और डीप स्टेट के बैकिंग पर जिंदा कांग्रेस पार्टी, जिसके कट्टरपंथी मौलाना नेता कल तक भारत में बांग्लादेश जैसी क्रांति की धमकियां दे रहे थे, भारत के अलग अलग इलाकों में जनता के दबाव के बाद उन्हें मजबूरन बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा का सवाल उठाना पड़ रहा है। प्रियंका गांधी का बयान आपने सुना ही होगा। बियॉन्ड बॉर्डर्स के आज के एपिसोड में बात बांग्लादेश के हालात पर होगी। बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें किस तरह उकसाने वाले बयानों से भारतीय राज्यों में आंतरिक कानून व्यवस्था को तहस नहस करने के प्रयास में हैं, उस पर बात होगी। बांग्लादेश की सीमा पर भारतीय इलाकों में किस तरह अराजक माहौल बनता जा रहा है और लोग बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालात को देखकर सीमा पर बाड़ तोड़कर बांग्लादेश में घुसने पर आमादा हो गए हैं। भारत के कुछ राज्यों में बांग्लादेश की प्रतिक्रिया में दंगे जैसे हालात बनते जा रहे हैं, उस पर भी बात होगी। व्हाइट कॉलर आतंकियों के गढ़ लंदनिस्तान यानी लंदन में पल रहे बांग्लादेश के आतंकी को डीप स्टेट के इशारे पर बांग्लादेश की अदालत ने कैसे आतंकी मामले में क्लीन चिट देकर के रिहा कर दिया और वह वापस आने वाला है, भविष्य में इसके क्या असर होंगे, इस पे भी बात होगी। और यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बांग्लादेश के मामले में दो बड़ी चीजें भविष्य में क्या हो सकती हैं, जिसके संकेत नजर आने लगे हैं साफ साफ। बियॉन्ड बॉर्डर्स के इस अंक में अंत तक बने रहें। बेहतर रीच के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय भी जरूर साझा करें। दोस्तों, सबसे पहले अगरतला और पश्चिम बंगाल में हुई दो घटनाओं पर बात करते हैं। सोमवार के दिन अगरतला में बांग्लादेश के कूटनीतिक दूतावास के आसपास बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के सामूहिक उत्पीड़न, सम्मिलित सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा रहे दूसरे हिंदू नेताओं की गिरफ्तारी, इस्कॉन को आतंकी संगठन घोषित किए जाने की प्रक्रिया, जिसे बाद में बांग्लादेश की सरकार ने अफवाह बताकर खारिज कर दिया, उसे लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। कहां हुआ? अगरतला दूतावास के पास। प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए। लोगों का गुस्सा इतना तीखा था कि प्रदर्शन में शामिल 3-4 दर्जन से ज्यादा लोग सुरक्षा घेरे को तोड़कर दूतावास के अंदर घुस गए और मामूली तोड़फोड़ भी की। हालांकि उन्हें जल्दी काबू में ले लिया गया और स्थिति को अराजक बनने से रोक दिया गया किसी तरह। इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सार्वजनिक रूप से खेद जताया और कहा कि आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके मद्देनजर अगरतला के दूतावास और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। सिर्फ अगरतला ही नहीं, दिल्ली में भी बांग्लादेश के दूतावास के आसपास भारी सुरक्षा व्यवस्था डिप्लॉय किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी घटना और ज्यादा संवेदनशील है, जो पश्चिम बंगाल में हुई। असल में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले पेट्रोपोल नाम की जगह पर बांग्लादेश के हालात को लेकर गुस्साए साधु संतों ने आम लोगों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बौद्ध भिक्षु भी शामिल हुए। सैकड़ों संत, हजारों की संख्या में लोग
पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से यहां पहुंचे थे। स्थिति ऐसी बन गई थी कि प्रदर्शनकारी बाड़ तोड़कर बांग्लादेश की सीमा में लग रहा था कि घुसने पर आमादा है। उन्हें किसी तरह काबू में लिया गया। खबरें यह भी हैं कि बांग्लादेश से लगने वाले भारतीय राज्यों में कमोबेश ऐसे ही हालात हैं और वहां पर बांग्लादेश की प्रतिक्रिया में सांप्रदायिक झड़पों की आशंका को रोकने के लिए पुलिस बलों को विशेष एहतियात बरतना पड़ रहा है। सिर्फ सीमावर्ती इलाके ही नहीं, चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और हिंदुओं के खिलाफ राज्य प्रायोजित कत्लेआम की सिलसिलेवार घटनाओं के बाद समूचे देश में लगभग ऐसे ही माहौल है और सोशल मीडिया पर इस बात की आशंका भी लगातार सामने आने लगी है, आ रही है कि यह स्थिति बांग्ला भाषी मुस्लिमों के लिए भारत में संवेदनशील हो सकती है। इधर बीच देश के कुछ इलाकों में ऐसी छिटपुट घटनाएं देखने को मिल भी चुकी हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। 1971 में बिल्कुल ऐसे ही हालात बन चुके थे, बस तब फर्क यह था कि उत्पीड़न गैर बंगाली पाकिस्तानी सेना कर रही थी। बांग्लादेश में पड़ोसी देश में होने वाली घटनाओं का खामियाजा भारत को तब भुगतना पड़ रहा था और उस वक्त एक फर्क यह भी था कि भारत के सीमावर्ती इलाकों में कानून व्यवस्था के हालात कमोवेश आज की तुलना में थोड़ा सामान्य थे। लेकिन घुसपैठ की घटनाएं बहुत बढ़ गई थी उस वक्त, जिसका दबाव भारत की अर्थव्यवस्था और तमाम दूसरी चीजों पर पड़ने लगा था। भारत को मजबूरन मामले में दखल देना पड़ा। भारतीय सेना ने कार्रवाई की और बाद का इतिहास आपको बताने की जरूरत नहीं। दोस्तों, आज के हालात भी कई मायनों में 71 से भी ज्यादा खराब हैं। अब सवाल है कि क्या भारत सरकार 71 जैसी कार्रवाई बांग्लादेश में दोहराने जा रही है, जिसकी चर्चा बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टियां भी करने लगी हैं और उनके बयान भी सामने आ रहे हैं, लगातार सामने आ रहे हैं। बीबीसी बांग्ला के मुताबिक बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सीनियर लीडर और ढाका के पूर्व मेजर मिर्जा अब्बास ने भारत को धमकाते हुए कहा कि भारत 2 हिंदू देश बनाना चाहता है। भारत चटगांव और दूसरे इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। मिर्जा अब्बास ने धमकाया कि बांग्लादेश की सेना भले छोटी है मगर हमारे 20 करोड़ बांग्लादेशी सैनिक हैं। वो नागरिक आम नागरिक नहीं है, वो सेना के रूप में काम करेंगे अगर ऐसे हालात बने तो। बांग्लादेश ने अभी हाल में भारतीय मीडिया को अपने यहां पूरी तरह से बैन कर दिया। बीएनपी वही पार्टी है जिसने बांग्लादेश में कुछ महीनों पहले इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत की थी और जिसके बाद शेख हसीना का तख्ता पलट और सड़कों पर हिंदुओं का नरसंहार दिखा। यह खालिदा जिया की पार्टी है जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं और जिनकी सरकारों में हिंदुओं की हत्याएं, उनका धर्मांतरण, उनके खिलाफ लूटपाट की घटनाएं बड़े पैमाने पर की गई। खालिदा जिया भारत विरोधी रुख के लिए भी दुनिया में कुख्यात हैं और पाकिस्तान को खूब पसंद करती हैं। अब्बास ने एक और चीज कही जिस पे गौर करना चाहिए। उसने कहा कि 71 में आजादी जो बांग्लादेश को मिली वह भारत की वजह से नहीं बल्कि बांग्लादेश के लोगों ने अपनी क्षमता से हासिल की थी। बांग्लादेशी बिना किसी ट्रेनिंग और संसाधन के लड़े और जीत हासिल की। भारत तो अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तान को तोड़ना चाहता था, हमारे स्वार्थ के लिए नहीं, ऐसा उसने कहा। दोस्तों, बांग्लादेश में एक और बड़ी चीज हुई। वहां के कोर्ट ने खालिदा जिया के बेटे और आतंकी भगोड़े तारिक रहमान को एक मामले में क्लीन चिट दे दी। बहुत संवेदनशील मामला है वो। अब उसके यानी तारिक रहमान के बांग्लादेश वापस आने का रास्ता साफ हो गया है। 2004 में बांग्लादेश की अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना की रैली पर ग्रेनेड से एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 2 दर्जन लोग मारे गए थे, 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। तारिक अनवर हमले का मास्टरमाइंड था, खालिदा जिया का बेटा। तारिक कट्टरपंथी प्रवृत्ति का है और उसके वापस आने पर इस समय बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं और भी भयावह हो जाएंगे। हिंदुओं के खिलाफ घटनाएं और पाकिस्तान प्रायोजित भारत विरोधी एजेंडा बांग्लादेश में और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। तारिक अनवर फिलहाल लंदन में रहता है जो सफेद पोश इस्लामिक आतंकियों का आज की तारीख में एक गढ़ बन चुका है। अभी हाल ही में देखा गया कि पाकिस्तानी नौसेना का एक जहाज कई सालों बाद बांग्लादेशी पोर्ट पर पहुंचा था।
कनेक्शन गहरे हैं। जाहिर है कि संप्रभुता के लिहाज से भी चीजें भारत को डराने वाली हैं और बीएनपी नेताओं के तमाम बयान, डीप स्टेट के प्रयास और मोहम्मद यूनुस की सरकार पाकिस्तान की मदद से भारत की स्थिरता को चोट पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ बड़ा प्लान कर चुके हैं। बांग्लादेश के मामले में यह बात बिल्कुल साफ है कि वे अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन का फायदा उठाते हुए भारत के अंदर की चीजों को प्रभावित करना चाहते हैं। वे उकसावे वाले बयानों और कार्रवाइयों से भारत के अंदर माहौल खराब करना चाहते हैं और सीमा पर भी भारत के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान करके पहले से ही बैठे हुए हैं और छोटा देश होने का लगातार विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं, रो रहे हैं। आप देख रहे होंगे। बताने की जरूरत नहीं कि यह सब किसके इशारे पर वे कर रहे हैं, उन्होंने किया है। भारत में हालात अराजक होंगे तो इसका फायदा बांग्लादेश को तो नहीं मिलने वाला है। हाँ, कुछ पश्चिमी ताकतें जरूर लाभ में रहेंगी जो भारत की वैश्विक ग्रोथ से सदमे में है। उकसावे वाले बयानों, प्रक्रियाओं को लेकर भारत का विदेश मंत्रालय बार बार बांग्लादेश की सरकार को आगाह कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश रोज कुछ ना कुछ कर रहा है, उसकी मनमानियां जारी है। इसकी प्रतिक्रिया भारत के सीमावर्ती राज्यों, खासकर बंगाल, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट और देश के तमाम इलाकों में किस तरह है, जनता का दबाव किस तरह राजनीतिक दलों पर बढ़ता जा रहा है, इसे ममता बनर्जी और प्रियंका गांधी की प्रतिक्रियाओं से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश के मसले पर महीनों चुप बैठी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का सवाल उठाया, वह भी जब लोकसभा चुनाव में एक बढ़िया बढ़त हासिल करने के बावजूद उनकी पार्टी को महाराष्ट्र के चुनाव में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। प्रियंका गांधी ने बयान दिया। इससे पहले बांग्लादेश की घटना को लेकर कांग्रेस उसे क्रांति के रूप में पेश कर रही थी। उसके नेता सलमान खुर्शीद ने मोदी सरकार के खिलाफ भी भारत में बांग्लादेश जैसी क्रांति की भविष्यवाणी तक कर दी थी। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घटनाओं की प्रतिक्रिया के बाद तो मामले में ममता बनर्जी का बयान बहुत ही दिलचस्प और एपिक है। ममता ने बांग्लादेश में केंद्र सरकार से शांति सैनिक भेजने की अपील की। इसके लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से बात करने को कहा कि केंद्र सरकार बात करे। ममता बनर्जी ने मोदी से सीधे अपील की है, एक तरह से यहां तक कहा कि बांग्लादेश मामले में मोदी किसी एक्शन को लेकर के अगर दिक्कत समझ रहे हैं तो उन्हें संसद को भी इसके बारे में बताना चाहिए। ममता बनर्जी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से संसद में बांग्लादेश से रिश्तों की स्थिति भी बताने को कहा। यही ममता बनर्जी जब शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, जब सड़कों पर, घरों के अंदर हिंदू मारे जा रहे थे, उनके पूजा स्थल तोड़े जा रहे थे, वह पश्चिम बंगाल में लाल कालीन बिछा करके बांग्लादेशी आंदोलनकारियों का स्वागत करने को तैयार बैठी थी। उनका बयान आपको याद ही होगा। तमाम चीजों का संकेत साफ है। बांग्लादेश चीजों को ठीक करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं दिखता, उल्टे मामलों को उलझाता ही जा रहा है। बांग्लादेश में हालात खराब करने को लेकर भारत पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बांग्लादेश आरोप लगा रहा है, वह कह रहा है कि भारत उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है, भारत उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग हो रही है बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश आईसीसी में शेख हसीना के मामले को उठाने का प्रयास कर रहा है। आईसीसी बांग्लादेश को बैक भी कर रहा है क्योंकि वहां भी चीफ की हैसियत से पाकिस्तानी मूल का एक ब्रिटिश जिहादी माइंडसेट का करीम खान बैठा हुआ है। यह वही करीम खान और वही आईसीसी है जिसने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन के खिलाफ और इजराइल हमास की जंग को लेकर के नेतन्याहू के खिलाफ मामले दर्ज किया है, वारंट जारी किया है। खैर, भारत आईसीसी का मेंबर नहीं है तो वह आईसीसी की किसी भी शर्त से बंधा नहीं है। बांग्लादेश को लकीर पीटनी है तो पीटता रहे। बांग्लादेश के मामले को लेकर देश में जिस तरह अराजक स्थिति बनती जा रही है, अब भविष्य में सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं। एक यह कि शेख हसीना बांग्लादेश में वापस जाएं। शेख हसीना लगातार बांग्लादेश की राजनीतिक घटनाओं पर प्रतिक्रिया दे रही हैं। बांग्लादेश में उनकी पार्टी अभी भी बंगाली राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आवाज उठा रही है। शेख हसीना चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनी थी और डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद उन्होंने बतौर अवामी लीग की नेता की हैसियत से, अवामी लीग के सोशल हैंडल से ट्रंप को बधाई दी थी, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हुई। हसीना पहले ही कह चुकी हैं कि बाइडेन प्रशासन, अमेरिकी डीप स्टेट और कुछ कट्टरपंथी
इस्लामिक ताकतों, आतंकी ताकतों के इशारे पर उनकी सरकार को अपदस्थ किया गया। ट्रंप ने भी बांग्लादेश के मामले में वही सब कुछ कहा जो भारत का रुख है, शेख हसीना का रुख है। डीप स्टेट को लेकर ट्रंप का नजरिया भी साफ है। तो पहली बात, शेख हसीना बांग्लादेश वापस जा सकती है। आज की तारीख में रोजी रोटी के लिए जूझ रहा आम बांग्लादेशी भी बिल्कुल ऐसा ही चाहता है। दूसरा रास्ता यह हो सकता है कि भारत मामले में सैन्य हस्तक्षेप करे। मिलिट्री एक्सपर्ट के हवाले से सामने भी आ रहा है कि भारतीय सेना मुस्तैद है, फैसला सरकार को लेना है। जंग की मोर्चों पर, जिसमें डिप्लोमेसी, अर्थव्यवस्था और सेना शामिल है, कई मोर्चे होते हैं। डिप्लोमेसी भारत के हाथ में है, अर्थव्यवस्था हमारी बेहतर है, बाकी भारतीय सेना सीमा पर किसी भी देश को निपटाने में पूरी तरह से सक्षम है और हमेशा 24 घंटे स्टैंड बाई मोड में एक्शन के लिए तैयार रहती है। अब देखना है कि बांग्लादेश के मामले में क्या होता है, लेकिन दो में से एक चीज का होना तय है, क्योंकि भारत सरकार को इसे नजरअंदाज करने की कीमत अच्छी तरह से पता है। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रियाओं में जरूर बताएं, इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा करें। फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक कैपिटल टीवी के दूसरे प्रोग्राम्स को देखते रहें। आपका दिन शुभ हो।